नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। सोमवार को 1,95,685 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा पिछले 42 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाले का आरोपी बगौड़े मेहुली चौकसी अब एंटीगुआ बारबुडा से भी लापता बताया जा रहा है। वहां के मीडिया के मुताबिक पुलिस रविवार से चौकसी की तलाश कर रही है। चौकसी आखिरी बार रविवार शाम 5:15 पर उसकी कार में देखा गया था। 14,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी चौकसी जनवरी 2018 में विदेश भाग गया था। बाद में पता चला कि वह 2017 में ही एंटीगुआ बारबुडा के नागरिकता ले चुका है। पीएनबी घोटाले की जांच चल रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और परिवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों चौकसी के प्रयत्न की कोशिश में जुटी है। वह खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार कर चुका है। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी होती है। भारत में उसकी कई संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी है। घोटाले का मुख्य आरोपी चौकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में है। वहां की अदालत और सरकार ने उसके प्रत्यार्पण की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन नीरव वे प्रत्यार्पण के फैसले को लंदन के हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। टूलकिट मामले की जांच के लिए सोमवार शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 2 टीमें ट्विटर के ऑफिस पहुंची। पहले एक टीम दिल्ली में लाडो सराय के दफ्तर पहुंची, इसके बाद दूसरी टीम गुड़गांव के ऑफिस पहुंच गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारी टीम ट्विटर के ऑफिस नोटिस देने गई थी। यह एक रूटीन प्रोसेस है। यह जरूरी था क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि नोटिस देने के लिए सही वक्त कौन सा है। ट्विटर इंडिया के एमडी के जवाब बहुत अस्पष्ट हैं। सरकार के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ट्विटर को नोटिस देने गई तो काफी हंगामा हुआ। ट्विटर को यह तीसरा नोटिस दिया गया है। उसने सहयोग करने बजाय इस बार रूटीन प्रोसेस को ओवरलैप पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। भाजपा और कांग्रेस के बीच तू-तू मैं और कांग्रेस सरकार के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने एंट्री ली थी। ट्विटर के ओर से भाजपा प्रवक्ता संबंधित पात्रा के ट्वीट के मैनिपुलेटेड मीडिया बताने को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कंपनी 2 दिन में नोटिस भेजा था। केंद्र सरकार ने भी ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताने के लिए ट्विटर की कार्रवाई का विरोध किया था। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को मैनिपुलेटेड मीडिया टैग से हटाने को लेकर किया था। सरकार का कहना है कि कंटेंट की सहायता की जांच एजेंसी करेगी, न ट्विटर। इसलिए ट्विटर को जांच प्रक्रिया में दखल नहीं देनी चाहिए। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच विदेश से इसकी सप्लाई नियमों के फैंस लग गई है। अमेरिका कंपनी फाइजर का कहना है कि वह सिर्फ केंद्र सरकार को वैक्सीन सप्लाई करेगी। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि फाइजर के साथ मॉडर्ना भी हमारे संपर्क में है। राज्य सरकारों के मुताबिक उन्होंने वैक्सीन लेने के लिए फाइजर और मॉडर्ना से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि वे सिर्फ केंद्र सरकार से ही डील करेंगी। इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि चाहे फाइजर हो या मॉडर्ना, हम सबके साथ सेंटर लेवल के कोऑर्डिनेट करते हुए 2 तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। फाइजर और मॉडर्ना दोनों के ऑर्डर पहले से फुल होते हैं। ये उनके सरप्लस पर निर्भर है कि वे भारत के कितने डोज दे सकते हैं। वे भारत सरकार को बताएंगे, फिर हम सुनिश्चित करेंगे कि उसके आधार पर हम राज्य सरकारों को सप्लाई या कोऑर्डिनेट कर सकें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली सरकार को कोरोना वायरस के टीके बेचने से इनकार कर दिया है। वे सीधे केंद्र से डील करना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र सरकार के साथ हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इन फर्मों से बात करें, टीकों का आयात करें और राज्यों तक पहुंचाएं। पंजाब सरकार के सीनियर अफसर ने भी ऐसा ही दावा किया था। उनका कहना था कि मॉडर्ना ने सीधे राज्य सरकार को यह कहकर टीके भेजने से इनकार कर दिया था कि पॉलिसी के मुताबिक कंपनी सिर्फ केंद्र सरकार के साथ ही समझौता कर सकती है। कोरोना संकट की दूसरी लहर और उसको लेकर केंद्र में मोदी सरकार पर चौतरफा हमले ने संघ और बीजेपी नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। खासतौर से 8 महीने बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। संघ लीडरशिप का मानना है कि किसी भी हाल में यूपी के भाजपा की सरकार दोबारा आनी चाहिए।
कोरोना और उत्तर प्रदेश की चिंता को लेकर संघ और बीजेपी लीडरशिप के बीच रविवार को एक अहम बैठक भी हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ आरएसएस के सकरवाहक दत्तौरिया होसबले और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सुनील बंसल भी शामिल हुए। इसी में छवि और सिस्टम सुधारने पर रणनीति बनी। संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने बताया कि पहली चिंता कोरोना से निपटने को लेकर सरकार की छवि को सुधारने की तो है ही, लेकिन इसका असर यूपी विधानसभा पर पड़ने से रोका जा सके यह जरूरी है। संघ का मानना है कि गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को 15 से 20 साल के शासन की तैयारी करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं की जांच कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास एक ज्ञापन भेजा गया है। इस पर पूर्व जजों और रिटायर्ड अफसरों समेत कुल 146 लोगों के दस्तखत हैं। इनका कहना है कि इन घटनाओं की जांच एसआईटी से कराई जाए और इसकी निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को दिया जाए। पश्चिम बंगाल सीमा से सटा संवेदनशील राज्य है। यहाँ देश की संस्कृति और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं की जांच एनआईए के हवाले की जानी जाएगी। 17 पूर्व जज, 63 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, 10 पूर्व राजदूत और आर्म्ड फोर्स के 56 पूर्व अधिकारियों के दस्तखत वाले ज्ञापन में कहा गया है। राजनीतिक हिंसा लोकतांत्रिक मूल्यों का अभिशाप है। इन मूल्यों को हर कीमत पर बेचकर रखा जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति के दखल में की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा को भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ों पर हमला करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तूफानी चक्रवाती ताउते के चलते समुद्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए तटरक्षक बल और नेवी ने 4 दशक का अब तक का सबसे मुश्किल बचाव अभियान चलाया। समुद्र में एक बार्ज के बहने का पहला मैसेज नेवी की टीम को 17 मई की सुबह 9:15 पर मिला था। नौसेना और तटरक्षक बल को P305 के लिए इमरजेंसी कॉल महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री क्षेत्रों से दिन भर आते रहे। 17 मई की सुबह 11:15 पर आईएनएस कोची रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बंदरगाह से बाहर निकला था। उस समय चक्रवात पूरे जोर पर था और 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहे ताउते के बीच आगे बढ़ने से उसमें मुश्किल आ रही थी। आईएनएस कोची P305 के नजदीक पहुंच गया, लेकिन नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि युद्धपोत बाढ़ से टकराने से डर के और करीब नहीं जा सकते। इसके बाद उन्होंने वहीं से बचाव अभियान शुरू कर दिया। पहले दिन शुरुआत में केवल 35 लोगों को ही बचाया जा सका, लेकिन दूसरे दिन के अंत तक 125 लोगों को आईएनएस कोची की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। राजस्थान को सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन दिलवाने में वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल लंदन में सक्रिय हो गए हैं। अनिल अग्रवाल लंदन रहते हैं। इस समय सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ उदर पूनावाला और अध्यक्ष साइरस पूनावाला भी लंदन में हैं। अनिल अग्रवाल ने आज दोनों पिता पुत्र से बात कर राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन देने को कहा है। अनिल अग्रवाल ने आज से हिंदुस्तान जिंक की ओर से मेवाड़ के जिलों के लिए 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरण के वर्चुअल समारोह में बोलते हुए पूनावाला से संपर्क में होने की बात कही। अनिल अग्रवाल ने कहा, आज ही अदार पूनावाला को मैंने घर बुलाया था, उनके पिता भी साथ आए थे। राजस्थान सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को एक के बाद एक वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन अब तक 16 लाख वैक्सीन ही मिली है। राजस्थान सरकार ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया है, लेकिन जल्द से जल्द बल्क में वैक्सीन सप्लाई अब भी समस्या बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, वैक्सीनेशन के लिए भारत सरकार समय से नहीं चेती। बाद में 18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन का जिम्मा राज्यों पर छोड़ा। केंद्र सरकार को वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर करना चाहिए था। अब राज्य अलग अलग टेंडर कर रहे हैं। गहलोत ने अनिल अग्रवाल से कहा, पूनावाला के आप संपर्क में हैं। हम चाहें कि राजस्थान को ज्यादा वैक्सीन मिले। यहाँ गांव ढाणी तक वैक्सीन पहुंचाना बड़ा काम है। हम कोविड मैनेजमेंट की तरह वैक्सीनेशन में भी हम नंबर 1 हैं। हमें जितनी वैक्सीन मिलेगी हम उतने लोग लगवाएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार सख्त भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल, सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा।
गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। मनरेगा के काम शुरू करने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। नई गाइडलाइन 24 मई से ही प्रभावी होगी। हालांकि 3 दिन का कर्फ्यू आने वाले शनिवार से लागू होगा, इसलिए 24 मई को सोमवार को बावजूद कर्फ्यू नहीं रहेगा। किसानों ने सरकार को राहत देते हुए खादबाज और कृषि उपकरण की दुकानें सप्ताह में 2 दिन के बजाय 4 दिन खुली रखने की इजाजत दे दी है सरकार ने किसानों को। ये दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। मीडिया, फल, सब्जी और फूल मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगी। ई मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक खुलेंगी। राजस्थान सरकार ने इस बार के लॉकडाउन का इस बार भी नया नाम तृतीय जन अनुशासन लॉकडाउन दिया है। इंदौर समेत प्रदेश भर में मंगलवार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कारण प्रदेश भर के 9000 आयुष डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना। समान वेतन और संविधान नौकरी की मांग को लेकर इन डॉक्टरों ने काम पर नहीं आने का फैसला किया है। इस संबंध में सोमवार को उन्होंने CMHO को मांग पत्र सौंपा। 1000 रुपए अलग से वेतन में देने की बात कही गई थी, लेकिन वह भी नहीं मिला। कोरोना योद्धा के तहत भी आयुष डॉक्टरों को लाभ नहीं मिला। हमारा तो बीमा भी नहीं है, हम MBBS वालों को बराबर ही काम कर रहे हैं, हमें इज्जतदार वेतन तो मिले। डॉक्टर राखी दुबे का कहना है कि यहाँ काम करते करते हमें 1 साल से ज्यादा हो गया है। न तो सैलरी बढ़ाई गई है और न ही अन्य सुविधा दी गई है। सुविधा तो छोड़िए, जब केस कम हो जाते हैं तो हमें निकाल दिया जाता है। केस बढ़ते ही नियुक्त के लिए विज्ञापन जारी कर देते हैं। ऐसे डॉक्टर हमारे साथ काम कर रहे हैं जो अभी अभी माँ बनी है। यह जान के बच्चे छोटे हैं, वे अपने 10-10 महीने के अपने बच्चे को छोड़कर कोविड ड्यूटी पर रहती हैं। ड्यूटी के दौरान मैं खुद पॉजिटिव हूँ। हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ, डेंटल, होम्योपैथी और आयुर्वेद वाले भी हैं। फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, डॉक्टरों का कहना है। पहले कोरोना के लिए रेमडेसिविर, टॉसी इंजेक्शनों की महामारी थी, उस बार तरह अब ब्लैक फंगस के भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। सोमवार को इंजेक्शन न मिल पाने के कारण परेशान हुए परिजनों ने सांसद शंकर लालवानी और मंत्री तुलसीदास सिलावट की बैठक में घुसकर हंगामा किया। इंदौर शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 300 पार पहुंच गया है। शहर में तेजी से इसमें उपयोग होने वाले इंजेक्शन की मांग बढ़ रही है। पिछले 48 घंटों से बड़ी संख्या में परिजन MGM मेडिकल कॉलेज डीन कक्ष के बाहर बैठे थे। जिन लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा था वह काफी परेशान हो रहे थे। परिजनों के हंगामे और तकरीबन 1.5 घंटे तक चली मीटिंग के बाद सांसद शंकर लालवानी और अधिकारियों ने निर्णय लिया है। इसके अनुसार जो भी इंजेक्शन आएंगे उसे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। इंजेक्शन को सीधे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इंजेक्शन किसे लगाना है और किसे नहीं लगाना है, इसका निर्णय अस्पताल प्रबंधन ही करेगा। इस मरीज को ही 75 इंजेक्शनों का डोज लगता है और 5 इंजेक्शन रोजाना लगाना पड़ता है। रविवार को भी 2500 इंजेक्शन मिले। हालांकि MY अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 2000 इंजेक्शन अभी तक मिल चुके हैं। सबसे अधिक MY में ही 150 मरीज भर्ती हैं। वहीं अन्य निजी अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस के बाद अब ब्लैक फंगस जानलेवा बन चुकी है। इसके तेजी से बढ़ते मरीज चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर समय रहते इसके लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम भयावह साबित हो सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार दोपहर कोरोना की दूसरी लहर के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह लहर आई है या भेजी गई है, यह चर्चा का विषय है। हमें लगता है कि यह चाइना का वायरल वॉर है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही दूसरी लहर को देखा गया है। भारत के आसपास के किसी भी देश में इस लहर का असर नहीं है। विजयवर्गीय ने कहा, विश्व में भारत ने ही चीन को चुनौती दी थी। संभव है कि उसने दूसरी लहर का वायरस भारत के लिए ही भेजा हो। उन्होंने कहा कि देश भर में जो दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उसके लिए प्रधानमंत्री ने सभी सुविधाओं के लिए दुनिया भर से ऑक्सीजन को मंगाई।
ब्लैक फंगस को लेकर विजयवर्गीय ने कहा, कमिश्नर से समस्या के लिए जब चर्चा हुई तो उन्होंने कुछ फंड के बारे में बातचीत की। इस पर विजयवर्गीय कहना है कि शहर में कई रामजस्वे के जो ऐसे समय से बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। 25 से 50 लाख जो मदद हो वह कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। महू के कथित जासूस बहनों के खिलाफ इंदौर पुलिस अब तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा सकी है। दोनों बहनों ने न केवल अपने मोबाइल फॉर्मेट करवा लिए बल्कि बैंक खातों में भी कोई खास लेन देन नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस ने शक है कि हवाला के माध्यम से लेन देन हुआ होगा। महू के लक्ष्मी विहार स्थित गावली पलिसिया में रहने वाली हिना और यासीम रिटायर्ड नायक चांद खां की दूसरी पत्नी आयशा की बेटियां हैं। पहली पत्नी खतीजा की निधन के बाद चांद खां ने दूसरा निकाह किया। चांद खां का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। भोपाल साइबर सेल के पास ऐसी सभी मशीनें मौजूद है जिनकी सहायता से मोबाइल का लैपटॉप या डिलीट किया गया डाटा रिकवर किया जा सके। दोनों के मोबाइल का डेटा रिकवर करने के लिए अब जल्द मोबाइल के हैदराबाद लैब भेजे जाने की सूचना है, क्योंकि युवतियां सोशल मीडिया के माध्यम से कॉलिंग करती थीं। सूत्रों के माने तो जांच एजेंसी को लंबे समय से दोनों बहनों पर शक था। इस कारण से वह इनके घर से आसपास स्वास्थ्य कर्मी बनकर रेकी कर रहे थे। पुलिस ने दोनों बहनों को उनके घर में नजरबंद कर रखा है और बाहर आईबी और पुलिसकर्मी तैनात है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान को मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने कमलनाथ पर केस दर्ज किया है। इसके बाद कांग्रेस गिर गई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी पर तीखा प्रहार किया है। इसके बाद कमलनाथ ने भी शिवराज पर कई सवाल दागे हैं। कमलनाथ ने कहा, महामारी के दौरान में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को भगवान भरोसे छोड़ चुनावों में लगे रहे। मैंने जनता की आवाज उठाई और आगे भी उठाता रहूंगा। मेरे खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी मैं चुप नहीं बैठूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता की आवाज ना उठाऊं, उनके हक की लड़ाई कांग्रेस ना लड़े। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए झूठे मुद्दे लाकर मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। मुझे डराने झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मुझे कोई डरा झुका नहीं सकता। बीजेपी पूरे प्रदेश में कमलनाथ के पुलते चलाने वाले और हर जिले में थाने में एफआईआर दर्ज करा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों छुपाने व भ्रम फैलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने के लिए क्राइम ब्रांच के कार्यालय में आवेदन किया। कांग्रेस ने बयान जारी कर रहा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2021 को एक हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसके पेज नंबर 57 के बिंदु क्रमांक 33 के छठे भाग में इंडियन म्यूटेंट स्ट्रेन शब्दों का उपयोग किया गया है। रायपुर शहर में सोमवार की शाम एक हादसा हो गया। गदे और तकिए बनाने के एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। पहले तो हल्का धुआं उठता है, मगर कुछ ही मिनटों में भीषण लपटें उठने लगी। आसपास के मकानों से लगभग लोग भागकर सड़क पर आ गए। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। पिछले 6 घंटों में आग और फैली। रात 11:40 तक की स्थिति में गद्दे की फैक्ट्री के पीछे अब आग ऑयल के गोदाम तक पहुंच गई। तेल के डिब्बों में कई धमाके हुए हैं। लपटों की वजह से फायर टीम अंदर जाकर आग नहीं बुझा पा रही है। कैंपस के पीछे की दीवार को तोड़कर आग पर पानी की बिछौर करने जा रहे हैं। हादसा महुआ के महेश मैट्रेस फैक्ट्री में हुआ। जहां हादसा हुआ वहां पास ही स्कूल कुल होम्स नाम की रिहायशी कॉलोनी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में गोदाम के रखे हुई और गद्दे बनाने के दूसरे सामान में आग लग गई। फायर फाइटर्स की टीम फिलहाल रेस्क्यू का काम कर रही है। शाम को करीब 6:20 पर यह हादसा हुआ। उस वक्त फैक्ट्री के बाहर लोगों का आना जाना चल रहा था। अचानक बाहर तक आई लपटों को देख लगे उल्टे पांव भागे। अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है।
रायपुर शहर के मोवा दलदल सिवनी इलाके के गोदामों में लगी इस आग की वजह से हजारों परिवार संकट में हैं। दरअसल गद्दे की जिस फैक्ट्री के आसपास आग लगी वहां कुल होम्स नाम के रेजिडेंशियल कंपल्स है। आसपास कई लोगों के मकान है। पूरे इलाके की इस वक्त बिजली कट गई है। आग के लपटों की जांच इतनी ज्यादा है कि कई घरों से लोग अपना घर छोड़कर दूर चौराहे पर खड़े हो गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आग के बुझने का मौका पर पुलिस मौजूद है। फायर डिपार्टमेंट की टीम के एक्सपर्ट्स की माने तो इस आग को बुझाने में और वक्त लग सकता है। खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।